ठीक 20 घंटे बाद इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है अब। इंदौर का चुनाव, मध्य प्रदेश में सबकी नज़र है इंदौर के चुनाव पर, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इंदौर के महापौर पद के लिए 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पुष्यमित्र भार्गव और कांग्रेस के संजय शुक्ला के बीच है। आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में इंदौर में पहली बार अपनी दस्तक दी है और कमल गुप्ता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर के 85 वार्डों में 354 प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुत नज़र है पूरे प्रदेश की इंदौर के चुनाव पर, क्योंकि यहाँ का चुनाव लंबे समय बाद 20 साल से इंदौर नगर निगम की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस कब्जे को इस बार खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हर हालत में इंदौर नगर निगम पर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इंदौर में थे, इसके पहले कमलनाथ इंदौर आए थे, इसके एक दिन पहले विष्णुदत्त शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष थे वो भी इंदौर में थे। इस सब से अंदाज लगाइए कि इंदौर का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इंदौर के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेरे साथ आज मौजूद हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जयश्री पिंगले जी। जयश्री जी, इंदौर का चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में है। कल 20 घंटे बाद मैंने जैसा आपसे कहा कि मतदान शुरू हो जाएगा, किस ओर जाता दिख रहा है आपको ये चुनाव? जी, मुझे इस बार बहुत ज़बरदस्त टसल दिख रही है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है दोनों ही मुख्य पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में। संजय शुक्ला भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अपनी स्वयं की ताकत यानी। और अगर अपन बात करें बीजेपी की तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। तो एक बराबरी का चुनाव दिख रहा है और बहुत चौंकाने वाले परिणाम भी अगर देखने में मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी देखिए, इंदौर के मतदाता जो हैं वो हमेशा चौंकाने वाले नतीजे देते हैं। जब भी जिस तरह की स्थितियां इस बार बनी है, ऐसी स्थिति जब भी बनती है तो इंदौर के मतदाता बहुत चौंकाने वाले नतीजे देते हैं। क्या लगता है आपको कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर मतदान के पहले मतदाताओं को विचार करना चाहिए? शहर से जुड़े मुद्दे रहते हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दे रहते हैं, उम्मीदवारों से जुड़े मुद्दे रहते हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर मतदाताओं को विचार करना चाहिए वोट डालने के पहले? जी, इंदौर कई वर्षों से सफाई में स्मार्ट इंदौर और नंबर 1 इंदौर, क्लीन इंदौर पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल फिनोमेना में हम देख रहे हैं उसकी एक पहचान है। लेकिन उसके बावजूद भी कई महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े हुए हैं। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं तो आप देखिए, बारिश हो रही है तो बहुत खुशनुमा माहौल है आज और हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसके बाद के जो हाल है, बारिश के बाद के जो वाटर लॉगिंग है, जो हम देखते हैं कि तालाब बन जाती हैं इंदौर की सड़कें, तो ऐसे इससे आम आदमी जूझता है। और नगर निगम का ये चुनाव है तो उसका सीधा सीधा दायरा इसी मुद्दे पर है। कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल कोई एजेंडा तो होता नहीं है इसमें। आम आदमी चाहता है एक बेहतर ज़िंदगी, एक सुकून भरी ज़िंदगी। ट्रैफिक का इशू है, ये वाला इशू है, हॉकर्स वाले बहुत इश्यूज़ हैं। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि पूरी सड़कें खुदी हुई हैं जो अभी तक नहीं बन पा रही है। टारगेटेड टाइम के बावजूद काम नहीं हो पा रहा है। चौथी बात यह है कि मेट्रो, जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इंदौर का, हमने देखा है कि भोपाल जितना फास्ट उसके दौड़ रहा है, जितना मूव कर रहा है फास्ट, उतना इंदौर बहुत पीछे है। तो ऐसे बहुत इश्यूज़ हैं कि जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंदौर की जनता हाईएस्ट टैक्स भी देती है, क्योंकि हम कई तरह के टैक्स देते हैं नगर निगम को। तो ये सारे इश्यूज़ पर राजनीतिक दलों को तो सोचना ही चाहिए और उससे ज़्यादातर तो जनता को सोचना चाहिए कि उसको किस तरह का इंदौर चाहिए, किस तरह की लीडरशिप चाहिए उसको। बिल्कुल सही कहा आपने कि मतदान के पहले इंदौर के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें किस तरह की लीडरशिप चाहिए। जयश्री जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा पिछली परिषद का कार्यकाल भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि कैलाश विजयवर्गीय जब इंदौर के महापौर बने, उसके बाद उमा शशि शर्मा महापौर रही, फिर कृष्ण मुरारी मोघे महापौर रहे और मालिनी गौड़ महापौर रही, और इनके कार्यकाल में इंदौर में जो विकास के काम हुए उसी का नतीजा है कि आज इंदौर हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर में गिना जाता है। इंदौर वाटर प्लस शहर है। इंदौर की गिनती उन शहरों में होने लगी है जहां पर बुनियादी सुविधाओं का ढांचा बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे मुद्दे, जैसा आपने भी अभी कहा, जिन पर जनता परेशान है। जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं जिस परिषद को उसने चुना था उसने उसके साथ न्याय नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि पिछली परिषद का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो भी इस बार के चुनाव में बड़ा अहम रहने वाला है? जी, निसंदेह
परिषद का ही नहीं, मुझे तो सरकार का भी रुख लगता है, क्योंकि लगातार 20 साल से सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की है और मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि पिछले 15-20 साल से हमेशा कह रहे हैं कि मेरे सपनों का शहर है इंदौर। तो हम देखना चाहते हैं कि सपनों का शहर इंदौर आज कहाँ है, क्या तालाब में तब्दील होने वाला शहर है हमारे पास, या स्मार्ट इंदौर है, क्या है। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप का यहाँ पर अस्तित्व में नहीं होना, उसकी वजह से ये हुआ है कि जब गरीब और आम आदमी को, जो वेंडर है, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं, उसके साथ लंबा गैप है, उसको पता चलता है कि आज यहाँ से हट जाना है आपको, तो उसकी रोजी रोटी है। इंदौर जो है वो हर एक को एक रोजी देता है, रोटी देता है, पेट भर का अनाज देता है। तो उस इंदौर में उस गरीब की वॉइस क्या है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पिछली कई परिषदें बीजेपी की होने के बावजूद उस आम आदमी की, उस गरीब आदमी की आवाज़ को उतनी ताकत नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जी। इंदौर के बारे में कहा जाता है कि पिछले 5 साल में हमने इस शहर को सुंदर तो बहुत बनाया, यहाँ साफ सफाई बहुत व्यवस्थित हो गई, यहाँ बुनियादी सुविधाओं का ढांचा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इंदौर में यह वही इंदौर है जहाँ पिछले 2-3 साल में 50,000 से ज़्यादा ठेले तोड़ दिए गए। एक ठेले के साथ 5 से 10 लोगों की आजीविका जुड़ी रहती है, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं उसका भी दर्द है। इस इंदौर शहर में हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें लोगों को अपने 100 साल पुराने मकान भी तोड़ना पड़े, और अब जब वो इन मकानों के लिए नक्शा स्वीकृत करवाने जा रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट पर 10 लाख रुपए की फीस उससे ली जा रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है यह फीस। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में असर डालते दिख रहे हैं। जयश्री जी, मुख्यमंत्री इंदौर आए, 2 बार आए, 3 बार आए, नामांकन दाखिल करवाने आए, उसके बाद एक बार उन्होंने शहर के बुद्धिजीवियों से संवाद किया, और कल फिर वो इंदौर में थे, उन्होंने 5 रोड शो किए, 7 सभाएं की। बार बार एक बात बोल रहे हैं कि इंदौर में यदि आपने भारतीय जनता पार्टी का महापौर नहीं जिताया, यदि विरोधी दल का महापौर जीत गया तो टकराहट बढ़ेगी, सरकार के बीच, सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच में टकराहट बढ़ेगी, मुख्यमंत्री और मेयर के बीच में टकराहट बढ़ेगी, मैं दाएं जाऊंगा तो वो बाएं चलेगा, मैं आगे जाऊंगा तो वो पीछे चलेगा। तो आखिर जो सरकार इतना दावा कर रही है कि इंदौर में विकास के इतने काम हुए, 20 साल में नगर निगम ने खूब काम करवाए, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही, मुख्यमंत्री को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए, इंदौर एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का मुद्दा तो बना हुआ है। वजह उसकी साफ है कि जो कैंडिडेट इन्होंने दिया है वो ग्रास रूट लेवल पर उसकी पहचान का संकट जो बार बार हमें बताया जाता है या हमें महसूस होता है या दिखाई जा रहा है, या ये पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है उसका। और दूसरा एक और चीज़ मैं कहती हूँ कि पॉलिटिकल आजकल दायरा बहुत बदल गया है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। और मुख्यमंत्री का ये बार बार कहना और जनता को इस तरह से दबाव में डालना, ये अलग किस्म की पॉलिटिक्स का ये नज़ारा है जो हम पूरे देश भर में देख रहे हैं। तो आज पुराना पॉलिटिकल दौर नहीं रहा कि मालूम पड़ा कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सौजन्यता और इस तरह की साथ आप चुनाव लड़ते हैं। तो सीन बदल गया है, पूरी राजनीति का दौर बदल गया है। और लेकिन एक चीज़ और है कि पहचान का संकट अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज़ और है जो है बीजेपी का बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ये बार बार इसलिए भी कह रहे हैं कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, इनका पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वो चार्ज करना चाहते हैं, उसको वो मजबूती देना चाहते हैं। ये पब्लिक से ज़्यादा शायद अपने पार्टी के लिए भी मैसेज है कि इंदौर गड़बड़ हो जाएगा और आपकी राजनीति भी खतरे में आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो पार्टी में जो एक रिफ्ट है, क्योंकि ये संघ के एजेंडे पे कैंडिडेट चुना गया या बीजेपी के एजेंडे पे चुना गया, ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और कई बड़े बड़े बीजेपी के स्टॉलवर्ड्स लीडर हैं इंदौर के, उनको दरकिनार करके ये टिकट आया है। तो ये मुझे लगता है ये इनका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकल एक अपना प्लान है। इस पूरे चुनाव में एक बात और सामने आई कि संजय शुक्ला अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ संगठन का सपोर्ट है। कांग्रेस का संगठन, हमने भी देखा कि कांग्रेस का संगठन इस चुनाव में गौण नजर आया, कहीं कांग्रेस का संगठन लीड लेता नहीं दिखा। तो क्या इसका ये जो कमजोरी रही है, कहीं ये कांग्रेस के उम्मीदवार का कमजोर पक्ष तो साबित नहीं होगी? जी, हम इतने चुनाव देख चुके हैं 20 साल से। अगर कांग्रेस में दम होता, कांग्रेस में बात होती तो यूनिटी के साथ खड़ी होती। उनका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की उसको किसी को परवाह ही नहीं है। कांग्रेस जो है वो भीड़ तंत्र के साथ चुनाव लड़ना, और वो पुराने दौर की पार्टी हो गई है कि उसको एक केओस मचाकर भीड़ के साथ अपने एक एग्रेसिव कैंपेन के साथ वो सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। पर फिज़ा बदल चुकी है और हम शायद इसी वजह से लगातार 20 साल से देख रहे हैं कि भाजपा का गढ़ मध्य प्रदेश इंदौर बन चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। पिछला विधानसभा चुनाव भी हमने देखा है
कि हर कैंडिडेट को अपने अपने लेवल पर ताकत झोंकनी पड़ी, अपने अपने स्तर पे उसको चुनाव लड़ना पड़ा। इसके पूर्व का महापौर का चुनाव भी हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं और रहता है और व्यक्तिगत जो टीम होती है उसके दम पे कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ता है। तो ये बहुत बड़ा खामियाजा तो होगा। इंदौर के जनप्रतिनिधियों को लेकर एक बात और कही जाती है कि यहाँ पर अब जनप्रतिनिधि आम आदमी की आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। आम आदमी की आवाज़ उठाने वाले जनप्रतिनिधि इस शहर में रहे नहीं है, यहाँ नौकरशाही हावी है। तो इसका क्या कारण मानती है? आखिर इंदौर जैसा जागृत शहर जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक से एक दिग्गज नेता दिए, वहाँ आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? जी, ये इंदौर की जनता को भी सोचना चाहिए कि वो जिसको चुनकर भेज रही है विधानसभा में या कहीं और लोकसभा में, वो अपनी आवाज़ को, अपनी बात को मजबूती से क्यों नहीं रख पाता है। ऐसी उनकी क्या मजबूरियां हैं? जनता उनकी मजबूरियों का भी ख्याल करे। हमें तो पता ही है कि उनकी मजबूरियां क्या है। और अगर आप प्रशासन के साथ साथ राजनीति करेंगे तो आपकी आवाज़ तो दबना स्वाभाविक है। दूसरा क्या है कि मुख्यमंत्री का जो एक लीडरशिप है वो इतनी मजबूत लीडरशिप है, और मुख्यमंत्री जो है हम देख रहे हैं कि वो दिग्विजय सिंह वाला दौर चल रहा है बीजेपी में, कि डायरेक्ट उनके संवाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ होते हैं। तो उसका भी एक असर है। पॉलिटिकल आदमी से ज़्यादा या पॉलिटिकल लीडरशिप से ज़्यादा उनका भरोसा, उनका यकीन उनके साथ है। तो वो जो एक दौर बदला है उस वजह से भी ये हुआ है कि इंदौर की लीडरशिप जो है वो बहुत कमज़ोर हुई है। जी देखिए, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर थे, और दोनों के तालमेल की चर्चा पूरे प्रदेश में रहती थी कि एक मुख्यमंत्री और एक मेयर का है। दिग्विजय सिंह ये मानते थे कि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की जनता ने चुना है, यदि मैं उनके साथ असहयोग करूंगा तो ये इंदौर की जनता का अपमान होगा। लेकिन अभी जो दौर हम देख रहे हैं उसमें जनप्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भेदभाव इसलिए हो रहा है कि वे सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नहीं। मुख्यमंत्री जो बात बोल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो अपनी पार्टी के लीडर्स को भी अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए सोचने का विषय तो वो छोड़ ही रहे हैं कि आखिर बार बार उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। 20 साल से परिषद है, बड़े बड़े काम हुए ऐसे दावा किया जाता है, सरकार है मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी ऐसी नौबत क्यों आ रही है आखिर? देखिए, अगर चुनाव जो है धनबल से भी लड़ा जाता है तो उस मकाम पे अगर देखें तो कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार बहुत मजबूत है। तो एक थ्रेट या एक कह लीजिए कि एक आशंका तो बनी ही हुई है कि इस बार के चुनाव में क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा चुनाव का, क्या ऑर्गेनाइजेशन की ताकत रहेगी या धनबल की ताकत रहेगी। दोनों तमाम चीज़ें हैं। और देखिए, चुनाव होता है जिसके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। वो किस वक्त कहाँ क्या बात क्लिक हो जाए और क्या करवट बैठ जाए, ये खुदा मतलब गॉड नोस क्या होता है। तो वो तमाम चीज़ों के साथ उनका बहुत मजबूती से लगे रहना, बार बार वॉर्न करना, बार बार ये चीज़ जनता के बीच नारे में के बतौर फेंकना मायने रखती है। और दूसरा एक और चीज़ है, आप देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दलों के बीच की जो सौजन्यता है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। हमने वो दौर देखा है जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बीजेपी की वर्किंग कमेटी को अपने यहाँ पर डिनर पे कॉल किया था। वो दौर अब नहीं बचा है, वो बात अब नहीं बची है, वो सहजता, वो सौम्यता, वो सहजता। अब राजनीति सिर्फ राजनीति है, उसमें कोई व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। तो एक ये भी कारण है मुझे लगता है। देखिए, दोनों उम्मीदवार, जैसा मैंने आपसे कहा, युवा हैं, दोनों का इस शहर के विकास को लेकर अपना एक नज़रिया है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेम दोनों उम्मीदवारों के। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपको कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला में क्या खूबी नजर आती है और क्या उनका माइनस पॉइंट है, तो आप क्या कहेंगी? जी, खुले तौर पर ये कहना तो बड़ा व्यक्तिगत राय है ये अपनी किसी की भी, पर मैं ज़रूर कहूँगी कि उनकी खूबी अभी ये है कि वो एक विधायक हैं, और विधायक के अलावा उनके पास एक जो उन्होंने घोषित तौर पे कहा है 150 करोड़ की संपत्ति है। और देखिएगा कि आजकल चुनाव तो पैसे से ही लड़ा जाता है, कोई गरीब आदमी तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो एक वो चीज़ है। दूसरा मुद्दा है कि जो एक प्रतिष्ठा का मामला है, जो एक इस तरह का जो मामला है, वो उनको वापस अपने आप को साबित करना होगा इस चुनाव में। ये एक चीज़ ज़रूर है उनके साथ में। क्या कमजोर पक्ष मानती हैं आप? संजय शुक्ला का कमजोर पक्ष क्या मानती हैं? जी, जो व्यक्ति बहुत अलग अलग किस्म के बिजनेसेस में होता है उसके साथ हमेशा कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। तो उन आरोपों का भी सामना हर व्यक्ति के जहन में होता है, उनको उससे भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में, अलग अलग किस्म के बिजनेसेस में रहे, रियल एस्टेट के बिज़नेस में रहे हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जो लोगों के जहन में है, उसका जवाब भी शायद उन्होंने इस चुनाव में उन्हें प्राप्त होगा। और रहा सवाल पुष्यमित्र का, तो पुष्यमित्र जो है वो सिर्फ ये है कि एबीवीपी के बहुत ही कमिटेड और एक लंबे समय तक एक बहुत अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने वाले युवा नेता हैं और पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट रहे हैं। तो वो एक चीज़ उनके साथ है। थोड़ा पहचान का उनको संकट है, लेकिन उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय समेत पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो एक उनकी वो ताकत है। जी।
क्या नई परिषद से आपकी अपेक्षा, यदि हम बात करें नई परिषद चाहे कांग्रेस की बने, भाजपा का बने, मेयर कांग्रेस का बने या भाजपा का बने, लेकिन क्या टॉप 3 प्रायोरिटीज, पहली 3 प्राथमिकता नए मेयर की इंदौर को लेकर क्या होना चाहिए? जी, मुझे सबसे पहले लगता है कि शहर में जो एक मैसेज है कि यहाँ वही होता है जो तय कर लिया जाता है, जो भोपाल से या प्रशासन से जो तय होता है वही होता है। उस धारणा को, उस नई लीडरशिप को तोड़ना पड़ेगा, उसको अपनी खुद की लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमने जो दौर देखा है कि महापौर के यहाँ पर ओपन दरबार होता था, हर व्यक्ति जाकर अपनी बात कहता था और गरीब आदमी की आवाज़, क्योंकि ये शहर जो है आम वेंडर्स का है, एक मिनी मुंबई है ये, जो उनके दम पे चलता है। पूरे स्टेट के आप देखें काम करने वाले मजदूर तमाम लोग यहाँ आते हैं, तो उनके बुनियादी तौर पे जो आप और दूसरा जो मिडिल क्लास है, जो मॉल में घूमने वाला मिडिल क्लास है, वो इन चीज़ों से रूबरू नहीं होता है। लेकिन जो आम आदमी है, ट्रांसपोर्टेशन की बात है, सड़कों की बात है, ट्रैफिक की बात है, तमाम चीज़ें हैं, उसको उसके साथ, और जैसे आपने कहा कि बहुत हाईएस्ट पेड हम आज नक्शे पास करवाने जा रहे हैं तो हमें इतना पैसा लग रहा है, तो आम आदमी की आवाज़ मजबूत हो, मैं ये चाहूँगी जो भी लीडरशिप बने। जी जयश्री जी, इस चुनाव में इंदौर में आम आदमी पार्टी की भी दस्तक हो गई है, महापौर पद के लिए उम्मीदवार मैदान में। और दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस चुनाव के नज़रिए से देखें तो ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, उसने भी इंदौर के कुछ वार्डों में जो मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें अपना समर्थन दिया। तो एक तो इंदौर इस नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की दस्तक, और दूसरा AIMIM का इंदौर के कुछ उम्मीदवारों को समर्थन देना, इस पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, चुनाव कहने के लिए बहुत छोटा है, गली मोहल्ले का चुनाव है, लेकिन आप देखिए कि ओवैसी यहाँ आना चाहते हैं प्रचार करने के लिए। तो कुछ ये कारण ये है कि पूरे देश की जो चुनावी फ़िज़ा, राजनीति की जो फ़िज़ा बदल गई है, उसमें गली मोहल्ले के चुनाव में इतने बड़े लीडर का आना और अपनी एक नैरेटिव सेट करना और उसको उस एजेंडे पर ले जाना जहाँ से वो एजेंडा जो हर आम जनता भूलना चाहती है, वो कम्युनल एजेंडे से बाहर होना। अगर ओवैसी आते तो पता चलता कि इधर से भी कोई स्ट्रॉन्ग कट्टर लीडर सामने खड़ा हो जाता, हिंदू आइडियोलॉजी वाला। तो ये जो चीज़ है, ये इसको चुनाव को बहकाने वाली चीज़ है, ये होना नहीं चाहिए। कुछ आचार संहिता पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपने लेवल पर तय करनी चाहिए इसमें। जी, आम आदमी पार्टी देखिए कि उसने जो मिरेकल किया है, एक छोटे से स्टेट के साथ में, दिल्ली से वो शुरू हुई है, और उसने पिछला विधानसभा चुनाव भी यहाँ बहुत कोशिश करने का प्रयत्न किया है, और उसमें एक अलग किस्म का एक्टिविज़म हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की लीडरशिप है कि जो बस्तियों में काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनको उन्होंने नेता बनाया हुआ है। तो हम एक नया दौर और एक नई फ़िज़ा देख सकते हैं आने वाले समय में, और ये बहुत सही और एक छोटी शुरुआत है, लेकिन उन्होंने सही चुनाव को चुना है अगर उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहा है तो। जी देखिए, 2 इशू और ऐसे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने के बाद जो पांव अपने वहां जमाए, जिसके कारण जनता उन पर अब बहुत भरोसा करी और जिसका फायदा उन्हें पंजाब के चुनाव में मिला, वो है कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालात बदल दिए। दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वो आज दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल्स को जो कॉर्पोरेट घराने चलाते हैं उनको मात कर रहे हैं। तो क्या आपको अब ऐसा लगता है कि वो दौर आ गया है कि मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकायों को, खासकर जो बड़े नगर निगम हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए? जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इतना ये रोल मॉडल उन्होंने सेट किया है कि अगर आम आदमी पार्टी का मॉडल, आप देखिए कि साउथ के मुख्यमंत्री आते हैं और वो सबसे पहले दिल्ली जाकर उस मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, मोहल्ला यूनिट में जाते हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी का काम खड़ा हुआ है, दिख रहा है। और कितनी खुशी की बात है कि बस्ती के बच्चे, आम गरीब के बच्चे एक स्टैंडर्ड एजुकेशन की तरफ आगे आने वाले समय से वो के साथ वो खड़े हो सके, चल सके, उस तरह का एजुकेशन का एक मॉडल उन्होंने दिया है। और वही बात हेल्थ में है। तो मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी उस एजेंडे के साथ, उस रुझान के साथ मध्य प्रदेश में एंट्री मारती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई सिग्निफिकेंटली या कोई महत्वपूर्ण तरीके से वो अपनी प्रेजेंस को शो कर पाएगी, लेकिन उसका एजेंडा, उसका जो आइडियोलॉजिकल लेवल है या जो काम है, वो काम के दम पर एक नया सोच बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को एक कॉम्पिटिशन के लेवल पर तो रखना पड़ेगा। जी जयश्री जी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे ये कि इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों में बड़ी संख्या में बागी मैदान में हैं, और उनकी पीड़ा भी बहुत सही है कि इस बार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्षद पद के प्रत्याशी तय करवाने में विधायकों की बड़ी अहम भूमिका रही। हम दूसरे शब्दों में कहें तो विधायकों की दादागिरी रही। विधायकों ने अपने समर्थकों को उपकृत किया। इसी चक्कर में पार्टी के कई निष्ठावान लोग
जो सालों से 5 साल में एक बार नगर निगम का चुनाव होता है, जो 5 साल से उस वार्ड में मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया और वो अब बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। इसी तरह कांग्रेस में हुआ कि कांग्रेस में भी विधायकों की दादागिरी रही और जहां कांग्रेस के विधायक नहीं है वहां उन लोगों की दादागिरी रही जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र को अपनी रियासत माना और उसी के मुताबिक फैसले करवाए। क्या आपको लगता है कि ये सारे समीकरण जो हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में लगभग 1 दर्जन वार्डों में बागी उम्मीदवार पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनकी नाक में दम किए हुए हैं, कांग्रेस में 6-7 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये जो बड़े नेताओं की दादागिरी इस छोटे चुनाव में, ये भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदायक रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिएगा आपकी बीजेपी में अब वो दौर चल रहा है जो कभी कांग्रेस में दौर होता था, क्योंकि जो पार्टी लगातार सत्ता में बनी रहती है उसके हर कार्यकर्ता को एक उम्मीद और अपेक्षा बढ़कर होती है कि वो चुनाव तो एक है, टिकट एक है, लेकिन उसके कई दावेदार होते हैं। और हम देखते थे हमेशा भी और अभी भी हमने यही देखा है कि जिसकी जहाँ चल पड़े, जिसमें दम है, जिसमें ताकत है, जिसमें बम है, उसने अपने लोगों को उपकृत किया है, तो ये तो होना ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं, और ये खास बात होगी उस दिन जिस दिन वोटिंग है, और ये ग्राउंड गेम है कुल मिलाकर। आप देखेंगे हो सकता है कि आखिरी दिन तक कई कैंडिडेट साइलेंट भी हो जाएं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की उनकी अपनी स्ट्रेंथ है और उनकी अपनी बात है। तो लेट्स सी क्या होता है, जो मुझे लगता है। लेकिन हाँ, ये समस्या तो बनी रहेगी। और जो विधायक है या जो जिन लोगों ने अपने लेवल पर किया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आने वाला चुनाव उनको लड़ना है, जबकि वहाँ भी आशंका है, पता नहीं वो अगली बार रिपीट होंगे या नहीं होंगे। बावजूद उसके उन्होंने अपनी, जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया कि दादागिरी के साथ, अपनी दबंगाई के साथ उन्होंने उन लोगों के टिकट काटे हैं और अपने चहेतों को उपकृत किया है। तो इसका खामियाजा मुझे लगता है कहीं उनको भी देखना पड़ेगा। जी, इंदौर नगर निगम के चुनाव के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि 20 घंटे बाद मतदान होना है। निश्चित तौर पर इंदौर की जो नई परिषद बनना है, इंदौर का जो नया महापौर बनना है, उससे जनता की अपेक्षा यह है अब सबसे ज्यादा कि कहीं ना कहीं आम आदमी की सुनवाई हो। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर सरकार अपने निर्णय नहीं थोपे, चुने हुए जनप्रतिनिधि नौकरशाहों के साथ साठगांठ करने की बजाय जनता के हितों का ध्यान रखें। बहुत से ऐसे मुद्दे जो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार नगर निगम के चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऊंट किस करवट पे बैठेगा ये तो 17 जुलाई को ही मालूम पड़ेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें इंदौर नगर निगम का चुनाव मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दोनों पार्टियों से ज्यादा दोनों पार्टियों के नेता शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कैमरामैन सौरभ पवार के साथ अरविंद तिवारी।